हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः स्वागत है। राम प्रसाद आईएएस। कल हमने कोई भी क्लास शायद नहीं डली थी। परसों हमने मैराथन अपलोड करी थी, तो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसे जरूर जाके देखें। उसमें हमने कंपाइल कर दिया है 3-4 क्लासों और बढ़िया एक 3 घंटे की, थोड़ा 1-2 मिनट कम है, बना दी। उसमें हमने वित्त आयोग वगैरह ये सब देख लिए थे। चलिए आज जो हम देखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोकपाल है। और इससे महत्वपूर्ण यानी और भी जो आयोग है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम आज नोट्स देखते हैं, और नोट्स में सबसे पहले लोकपाल की चर्चा होगी शायद। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे विश्व में नागरिकों की जो शिकायतें होती हैं उसके निवारण के लिए ओम्बुड्समैन के नाम से एक संस्था बनाई गई थी। और सबसे पहले ये संस्था थी स्वीडन में बनाई गई थी। ठीक है, तो एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में जो इसकी स्थापना वो 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। कब? 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जो 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा इन्हें स्वीकृति मिली थी। यानी देखिए, सबसे पहले पूछे तो वो 1809 में स्वीडन में बनी थी। उसके बाद पूछे कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। तो इंडिया में जो एक्ट बना है वो 2013 में बना था, 1 जनवरी 2014 को इसको स्वीकृति मिली थी। इसके माध्यम से हमने केंद्रीय स्तर पर एक तो हमने लोकपाल की संस्था बनाई थी, और राज्यों के स्तर पर हमने लोकायुक्त की नियुक्ति करी थी, यानी उसका प्रावधान किया था। ठीक है, ये संस्थाएं पहले आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि गैर संवैधानिक दर्जे हैं, यानी वैधानिक है, न कि संवैधानिक है। इनमें कंफ्यूजन होना नहीं है। वैधानिक निकाय है। उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, और अधिक से अधिक 8 हो सकते हैं, यानी 1+8 इक्वल टू 9। 9 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, का प्रावधान है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। आपका क्या पता है? पता है कि देखिए, लोकपाल बन तो 14 में गया था, लेकिन जो उसका पहला जो मेंबर बना था वो 2019 में बनाया था। और जो वर्तमान में जो लोकपाल इस एम खान बिलकर हैं, जो एमपी से में पहले हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी 2 ही व्यक्ति इस पे अपॉइंटमेंट हुए हैं। देखिए कितनी देरी से चल रहा है। 2014 में इसको अनुमति मिली थी, 2019 में आके अपॉइंटमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है। किया गया था, तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पिनाकी चंद्र है घोष, वो इसके पहले क्या बने थे? एक सेकंड, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब सही है। पिनाकी चंद्र इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। 28 मई 2022 से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और 5 जनवरी 1900
एक सेकंड, एक सेकंड। अरे रुकिए रुकिए, मैं सोच रहा क्या हो गया। अरे यहाँ पे अरे यार फालतू क्या हो गया। एक सेकंड, सॉरी। जो हो गया उससे, इससे, इस वाले से हो गया। ठीक है। तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित जो सेकंड एंड फर्स्ट जो एआरसी था, सेकंड एआरसी तो 2000 के आसपास बनाया, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। आप भले 10 स्टार ठोक लीजिए इस पे। सबसे पूछता है कि सबसे पहले लोकपाल की सिफारिश किसने करी थी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एआरसी ने करी थी। ये तो रख लेना, ठीक है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब ये हुआ था कि जब जो फर्स्ट आरसी बना था 5 जनवरी 1966 को, तब मोरारजी देसाई इसकी अध्यक्षता करी थी। बट बाद में 1967 में इनका जो अध्यक्ष है वो हनुमंतैया को बना दिया गया था। ठीक है। भारतीय संसद में ये प्रश्न पूछते हैं भी कि लोकपाल विधेयक है ना, वो सर्वप्रथम चौथी 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 1968 में प्रस्तुत किया गया था। 4 नंबर की जो लोकसभा है उसमें प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। उड़ीसा ने, देखिए ध्यातव्य है कि उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था। मतलब विधेयक बनाया था उड़ीसा ने, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 1970 में। बट सबसे पहले स्थापना महाराष्ट्र ने करी थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जिसने, किसने, तो पहले 1972 में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करी थी। लोकायुक्त है जी राज्य में, लोकपाल राष्ट्र में होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मगर वहां इसे 1983 में, कहाँ पे, उड़ीसा में, जबकि देखिए महाराष्ट्र में 1972 में। तो सबसे पहले महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग जो अधिनियम है वो 1975 के तहत लोकायुक्त अपना जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का आपका टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1975 में ही लोकायुक्त जैसी संस्था बन गई थी, और जो वर्तमान में भी है। और राज्यपाल को अपनी क्या देता है, रिपोर्ट देता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति का जो संबंध है वो राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करी थी। तो जो राजमन्नार आयोग तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, ठीक है। और बोहरा समिति को आप ध्यान रखना है, ये राजनेताओं अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच से संबंधित है। वर्ष 1993 में उसका गठन हुआ था। इसके बाद 28 सितंबर 1993, कब, 28 1993 को अनुच्छेद 123 में हो, क्या पता आपको, 123 में अध्यादेश। अब आप कमेंट करेंगे कि राज्यपाल के अध्यादेश का, अध्यादेश से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण आयोग कब बना था, तो 1993 में। ये भी इम्पोर्टेंट है।
जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कब, देखिए 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। और सांविधिक यानी गैर संवैधानिक है, यानी एक वैधानिक है। गैर संविधान का मतलब होता है वैधानिक है। वैधानिक का मतलब है कि संसद के द्वारा इसके लिए एक्ट बनाया गया है, ठीक है, यानी विधि बनाई गई है। इसका गठन कब हुआ था, ये तो डेट ध्यान रखनी है आपको, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं एवं सदस्यों की जो नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं। मतलब इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और समिति में सबसे पहले पीएम होते हैं, इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर में लोकसभा एवं राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के देखिए सभापति नहीं उपसभापति। तो इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सभापति जो सभापति होते हैं वो उसके अध्यक्ष मतलब इसके सदस्य मतलब सदस्य नहीं होते राज्यसभा के, इसलिए इन्हें नहीं रखा गया। उपसभापति होते हैं उसके सदस्य, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, बट उसका सदस्य नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति है सलाहकारी है, यानी सलाहकारी प्रकृति की होती है, यानी सलाह दे सकता है, बस सरकार को सिफारिश कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। समझ में आया क्या करे? तो मुख्य न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश अपने उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के गैर सदस्य यानी सिविल सोसाइटी की संस्था को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जन संबंधी जो मुक्त आयोग को भी आयोग के सदस्य, देखिए इनके देखिए मानवाधिकार सभी से जुड़ते हैं, इसलिए बहुत आयोगों को इनमें ऐसे संबंधित किया गया है, बट 2019 में और जोड़ दिए गए। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले इसकी जो संबंध संस्थाएं हैं वो एक तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से इसके सदस्य होते थे, ठीक है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों संबंधी जो मुक्त आयोग है उनको भी इसमें सदस्य के तौर पर रखा गया है। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की जो पदावधि है वो पहले कितनी होती थी, जब 2019 में संशोधन किया गया उससे पहले होती थी 5 वर्ष, अब कम करके कितना कर दिया तो 3 वर्ष कर दिया गया। किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि मुख्य न्यायाधीश ही बनता था, अब
राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कोई भी व्यक्ति, या तो मुख्य न्यायाधीश हो, अब न्यायाधीश हो, पहले मुख्य न्यायाधीश होता था, ऐसे ही केंद्र पे होता था। अब वो राज्य न्यायाधीश भी होगा तो भी अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है, शक्ति हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति देखिए राज्य के राज्यपाल होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल करता है, और वो भी एक समिति की सिफारिश पर करता है। उसमें सीएम है और मंत्री है, गृह मंत्री है, जैसे विपक्ष का नेता अध्यक्ष वो होते हैं। भारत का जो विधि आयोग है एक वो गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता है, वो ये भी एक गैर संवैधानिक है। देखिए विधि का नाम ही स्पष्ट है कि विधि यानी वैधानिक है, ठीक है, और उसका प्रावधान किसने किया होगा तो संसद ने किया होगा। जैसे विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 1955 में सबसे पहला विधि आयोग गठित किया गया था, और पहला जो विधि आयोग गठित किया गया था वो MC शीतल बाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके बाद जो नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, तो 22वां विधि आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के द्वारा 1992 के अधिनियम जो 17 मई 1993 से प्रभावी है के तहत सांविधिक यानी वैधानिक दर्जा। देखिए पहले क्या होता है कि कार्यपालिकी प्रस्ताव से गठित कर दिया जाता है, बाद में अगर लगता है तो फिर से विधि बनाकर पारित करवा के वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो यही इसके साथ हुआ है कि 1993 स्थापित 78 में हो गया था, 1993 में वैधानिक दर्जा। इससे फिर क्या होता है कि इसकी शक्ति बढ़ जाती है और इसकी थोड़ी मतलब पावर और अच्छी हो जाती है, और लगभग जब इसकी फिर सिफारिशों को जब नकारा जाता है तो उसका फिर रीजन देना होता है। केंद्र सरकार पहले 5 समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BP मंडल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही बहुत बड़ी शुरुआत होती है। तो की अध्यक्षता में 1989 में मंडल आयोग जो मंडल कमीशन है, मंडल कमंडल शुरुआत में चला था 1990 के दशक में। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार UGC नेट में भी पूछ लिया है और सब जगह पूछ लिया है। तो 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का जो प्रमुख कार्य था वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना था, क्योंकि इसी ने भारत में आरक्षण की जो OBC को आरक्षण दिया जाता है उसकी सिफारिश करी थी, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 315 है के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। तो जो अनुच्छेद 315 है उसमें दोनों के लिए, केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए लोक सेवा आयोग, साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों मान के चलिए, जैसे अगर 2 या 2 से जो अधिक राज्य अगर वो करार करते हैं तो फिर उनके लिए, और अगर और राज्यों के जो विधानमंडल इस आशय का जो अगर संकल्प पारित करते हैं तो संसद विधि द्वारा और राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग
हेतु उपबंध कर सकती है। जैसे पंजाब हरियाणा के लिए शुरुआत में हुआ था, क्योंकि उनकी राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों के लिए शुरू में बना दिया था। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का जो प्राधिकार है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। मतलब जो राज्य में है तो उसकी नियुक्ति तो कौन करेगा, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि जो राज्य लोक सेवा है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। कम से कम 10-15 प्रश्न तो कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट भी है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल, देखिए मैंने आपको बताया था कि पूछ ही लेगा और पूछ लिया 2019 में। तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, अभय खानविलकर, बस आपको इस नाम से ध्यान रखना है, एम या एन ही कुछ ऐसी है। तो देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत, देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं भी सर्च कर देता हूं। लोकपाल कौन है, अभी पूरा नाम देख लेता हूं। तो देखिए, इनका नाम है अजय माणिक राव और खानविलकर। ठीक है, तो देखिए अजय, माणिक राव और खानविलकर, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 2013 में देखिए एक्ट बना था। देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोकायुक्त जो अधिनियम है वो 2013 में बना था। 1 जनवरी वो हमने देखा था 2014 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। लोकपाल संस्था का जो गठन है, संस्था का मतलब होता है वो पूरा कमीशन बना दिया, तो 2019 में बना था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। ठीक है, लोकपाल में एक अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्यों का प्रावधान है, टोटल 9 हो सकते हैं। 28 मई 2022 से, देखिए जी थोड़ा अपडेट नहीं है, तो 2022 से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महंती संस्था के कार्यवाहक बना दो, मतलब कार्यवाहक बना रहे हो, यानी कि सीधा बना दो तो कारते, तो आप ये ध्यान रखना है आपको। पिनाकी चंद्र घोष पहले हैं और अजय, मैं फिर लिख देता हूँ एक बार, तो माणिक राव और खान विलकर वर्तमान में। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव किसने दिया था? देखिए मैंने आपको बताया था कि पूछेगा, देखिए आरएएस में पूछ लिया 1997। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईआरसी 1966 में गठित हुआ था, मोरारजी देसाई थे, फिर उसके बाद चेंज हो गए थे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, वो प्रशासनिक सुधार आयोग देखिए फर्स्ट बनाया और सेकंड बनाया, तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले 1966 में सिफारिश कर दी थी, और सिफारिश के बाद 1972 में देखिए लोकायुक्त का गठन सबसे पहले महाराष्ट्र में कर भी दिया था, और विधेयक उड़ीसा ने पारित किया था, लेकिन वहां पे 85 के आसपास गठन हुआ।
तो कौन है? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो देखिए, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का जो गठन है वो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई के अध्यक्ष में किया गया था। बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछ सकता है इसको कि मोरारजी देसाई की जगह किसको बनाया गया था? तो के हनुमंतैया कब 1967 में, एक साल बाद ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का जो कार्यकाल है वो 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान, देखिए ओम्बुड्समैन 1809 में स्वीडन में इसकी शुरुआत होती है, वहां पे इसका नाम है ओम्बुड्समैन है, लेकिन भारत में इसका जो परिवर्तित नाम है उसे हम भारतीय प्रतिमान में लोकपाल कहते हैं। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी जो स्थापना सर्वप्रथम देखिए 1809 में स्वीडन में की गई थी। देखिए, फिर प्रश्न पूछ लिया कि सही उत्तर चुनना है हमें, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो पहले हम देखते हैं, एक सेकंड। देखिए, फिर वो ये आंसर है, भारत का प्रथम सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार। एक सेकंड। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि ओम्बुड्समैन का जो भारतीय प्रतिमान है, हमने देखा था कि लोकपाल है। आपको एक तो ध्यान रखना है, 2013 में बना था, एक 1+8 इक्वल टू 9। पिनाकी चंद्र घोष थे, अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से, एक रुकिए, एक सेकंड, तो ऐसे हो जाएगा, सही है, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो देखिए, इसका आंसर वही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। किसकी? तो मोरारजी देसाई 1967 में। ये आपको इम्पोर्टेंट जरूर ध्यान रखना है कि हनुमंतैया, हनुमंतैया, ठीक है। देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था, इसने अपनी 15 रिपोर्ट सबमिट, शायद 15 ही सबमिट करी थी, 15 या 17, एक बार कंफ्यूजन देख लेना। बलवंत राय मेहता जो समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति देखिए बनी थी 1957 में और बनी थी 1977 में, दोनों पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष हैं? तो मोरारजी देसाई थे। बाद में कि हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। देखिए, जो प्रश्न पूछ लिया है वो राजस्थान में भी पूछा था कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो देखिए, 1968 में रखा गया था और चौथी लोकसभा में रखा गया था। 1972 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त बनाया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक है वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा विघटित हो गई थी उस समय, और यह विधेयक व्यक्तिगत हो गया था, इसलिए पारित नहीं हो पाया था। अब हम पढ़ते हैं लोकायुक्त विधेयक जो 2011 में आया था, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे प्रस्तावित किया गया था। श्री पीवी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। चलिए हम देखते हैं।
देखिए ऑप्शन डी है, यानी पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा मतलब कि लोकसभा में से 4 अगस्त 2011 को प्रस्तावित किया गया था, ये गलत है। इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था, ये सही है। और जो चौथा है वो है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था, तो ये सही है, पहला, तीसरा, चौथा। तो लोकसभा में जो लोकपाल विधेयक को 4 अगस्त 2011 का तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री बी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की जो कार्मिक लोक शिकायत और विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था, अतः 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो 2011 में हमने पारित किया था, वो 2013 में जाकर एक्ट बना था, और 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। तो जनवरी 2014, आपको ये डेट भी ध्यान रखनी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसी दिन हुए थे। देखिए लोकपाल लाने में किन की संस्था महत्वपूर्ण थी, ये प्रश्न है। तो लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में शामिल थे वो अन्ना हजारे थे, संतोष हेगड़े थे और शांति भूषण थे, ठीक है। तो 5 सदस्य इम्पोर्टेंट थे। तो नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा या आलेख तैयार करने वाली समिति में टोटल 5 सदस्य थे। अन्ना हजारे थे, जो अरविंद केजरीवाल थे, शांति भूषण थे, एन संतोष हेगड़े थे और प्रशांत सिंह थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, देखिए एक्ट नहीं पूछ रहा है, वो कार्यालय की स्थापना पूछ रहा है। तो स्थापना फिर महाराष्ट्र में हुई थी, उड़ीसा देखिए उसने दे दिया है, तो उड़ीसा में 85 में जाके स्थापना हुई थी, बट 1970 में एक्ट बन गया था। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1972 में की गई थी। उड़ीसा पहला राज्य ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। कब? 1983 में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया, तो वो महाराष्ट्र में 1983 में उड़ीसा में बना था। ठीक है, चलिए और प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, एक सेकंड सही सेट कर लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी, तो देखिए वो महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को, ऑप्शन सी राज्यपाल को करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो आयुक्त अधिनियम है 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद
धारण यानी कार्यकाल कितना होता है, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, 8 वर्ष होता है। कितना? 8 वर्ष। ऑप्शन डी। तो जो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त का पद धारण अवधि वर्तमान में समय में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त जो अधिनियम है 1975 के तहत लोकायुक्त और उपलोकायुक्त पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 से बढ़ाकर 8 वर्ष। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि कब, तो 2012 में क्या हुआ था, इसमें चेंजिंग कर दी थी और 6 की जगह पे 8 कर दिया था। ठीक है। और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का प्रावधान है। मतलब जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक ये बना रहेगा, चाहे फिर वो 10 साल ही क्यों ना हो। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? देखिए दोनों अलग चीज है। जब एक्ट बन गया था 2011 में, उसके बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने स्थापना करी, तो वो उत्तराखंड था। ऑप्शन सी। और वैसे पूछेगा तो महाराष्ट्र है। तो देखिए 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से के राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो देखिए इसमें स्टार है, इसमें क्लीन नहीं है। तो देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में ऑप्शन सी सही था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उड़ीसा है आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, वो है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। तो अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है। ठीक है, कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए ये दोनों ही सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। हमने देखा था वैधानिक जो 1993 के बाद में, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, यानी एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक स्टेटरी निकाय है, न कि संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसका जो गठन है वो संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो देखिए इसमें स्टार लगा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर सही नहीं है। दूसरा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक, तो ये तो गलती है, सांविधिक दर्जा तो दिया नहीं गया। भारत में सबसे जो छोटा समुदाय है वो पारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। ये ऑप्शन सी सही है, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिए हम सीधा इसका व्याख्या देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा।
एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अब सही है। देखिए, भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में जब प्रश्न पूछा था उस समय 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित यानी लिस्टेड किया गया था। वर्तमान में टोटल कितने, तो 6 आपको ध्यान रखना। इसमें मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया था, यानी लास्ट में 2014 में। इससे पहले 5 थे। सरकार ने राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है वो 1992, तो 1992 का जो एक्ट है, अधिनियम, और 17 मई 1993 से प्रभावी के तहत सामाजिक दर्जा दिया था, जिसका जो गठन है मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे जो छोटा समुदाय है वो पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व जहाँ 1 और 4 सही थे, अब देखिए 6 आपको ध्यान रखना है। एक्ट 92, तो 1900 ये कई बार प्रश्न पूछ लिया, इन साल इम्पोर्टेंट भी है, और 1993 के तहत एक्ट बना था। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, मतलब बोहरा जो समिति है वो किस लिए बनाई गई थी। तो जो बोहरा समिति है वो राजनेता अपराधियों की सांठगांठ के लिए जो हमने देखा था, उसके लिए तो ऑप्शन सी सही है। तो देखिए, बोहरा जो समिति का गठन है वो राजनेता और अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में, तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो डेट कब, कभी क्रम से लगाने के लिए दे देता है, तो 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन एन बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में दी थी। अगला जो प्रश्न है कि उक्त समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों की गठबंधन की जांच और रिपोर्ट की थी। तो देखिए, वो बोहरा समिति है। राजमन्नार समिति 1969 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाई गई थी। गोस्वामी समिति चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो देखिए, वो राजमन्नार आयोग था जो तमिलनाडु सरकार ने बनाया था। काका कालीकर आयोग एक जे आरक्षण से संबंधित है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, जी SC SC के लिए संबंधित है, वो शुरू बनाया गया था। ठीक है, या फिर नहीं नहीं, हाँ जी, आरक्षण से संबंधित है, शायद 1950 कुछ के समथिंग में किया गया था। इसके बाद बीबी मंडल बनाता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने करी थी। जो अगला प्रश्न है वो है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत का जो संविधान है निम्नलिखित में से कौन से भाग मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी है कि डी है, तो डी है, क्योंकि इसमें देखिए आप देखोगे तो देशका में भी ऐसे प्रावधान है, DPSP में भी प्रावधान है और मूल कर्तव्य में भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। तो देखिए, 10 दिसंबर 1900
1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो 1948 के अनुच्छेद जो 29 है जो घोषणा है उसका विशेष रूप से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को प्रतिबिंबित करता है। और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने हैं तो देखिए 30 अनुच्छेद। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो कितने 30 हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस के रूप में 1945 डिक्लेरेशन था ये पूरा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, UN दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को UN दिवस जरूर आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख जो बल है वो है कि मानव होने के नाते मानव गरिमा। यानी कहना चाहता है कि भाई अगर आप मानव हो तो आपकी गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए क्योंकि आप मानव हैं। मानव होने के नाते आपकी गरिमा की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो देखिए अब हम व्याख्या देख लेते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानवाधिकारों की अवधारणा का जो प्रमुख बल है वो मानव होने के नाते गरिमा पर, मानव गरिमा पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं आता है तो देखिए स्वतंत्रता समानता तो होनी चाहिए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, नेता का अधिकार उस समय शामिल नहीं किया गया था लेकिन वर्तमान में तो ये भी मानवाधिकारों में शामिल माना जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मानवाधिकारों की व्याख्या की घोषणा का जो प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आपेक्ष हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक कानून की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप को से कानूनी रक्षा का अधिकार है।
जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद जो अगला, एक सेकंड, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। तो इसमें कुछ शामिल नहीं है। हम सीधा व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार या नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार समझा जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद टोटल है 30 1948 के। तो 1 से जो 21 तक है उसमें नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार है। 22 से 27 तक में द्वितीय पीढ़ी के हैं। इसमें आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है। और अनुच्छेद जो 23 है उसमें काम का अधिकार। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, 26 में शिक्षा का अधिकार है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार द्वितीय पीढ़ी में मानवाधिकार है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सभी प्रकार के निम्न सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किसकी पीढ़ी कहते हैं। देखिए, सामाजिक है तो पहले मैंने बनाया था 1 से 21 तक पहली पीढ़ी के, और ये दूसरी पीढ़ी में आएगा। ठीक है। तो देखिए, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, सामाजिक आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार या समूह के शामिल होने के अधिकारों का आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो ऑप्शन है वो गलती दे दिया था। तो देखिए, आज का हम जो लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं। 30 मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से सही है। तो पहला है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद जो ऑप्शन है कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम में सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा है कि शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा आपदा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। नहीं तो देखिए, लोक सेवा तो आपको देनी ही होगी। तो ऑप्शन डी, शहर का जो अधिकार है, राइट टू सिटी का जो विचार है एवं जो स्लोगन है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाज विज्ञान हेनरी लेफेबवर हेनरी लेफेबवर द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का जो अधिकार है वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। और शहर का अधिकार शहर एक सेकंड, शहर के सभी
निवासियों, चाहे अप्रवासी हो, मलिन बस्ती निवासी हो, बेघर के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत सम्मान अधिकार के रूप में मान्यता देता है। तभी आपने देखा होगा कि झुग्गी बस्ती वालों के लिए भी अब फ्लैटों की व्यवस्था की जा रही है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम में सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य है कि राज्य शहर में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अर्थात राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा अथवा जलापूर्ति से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। लेकिन जहां तक प्रश्न 1 का है तो अक्टूबर 2016 में क्योटो इक्वेटर में संपन्न जो आवास एवं शहरी विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी हैबिटेट 3 हुआ, वह अपनाए गए नई शहरी एजेंडा यानी ENUA न्यू अर्बन एजेंडा में यद्यपि शहर के अधिकार को शामिल किया गया तथापि इसे स्पष्ट रूप में सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब है अगला फिर मानवाधिकार से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। इसमें बहुत प्रश्न है, शायद 100 के आसपास ऐसे कुछ ज्यादा ही प्रश्न है, तो कल हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम इसे यहीं पर होल्ड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।